गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत, भाग 3। भाग 3 कौन सी बुक का क्या नाम है? वसंत। हम पढ़ रहे थे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। किसके बारे में पढ़ रहे थे? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में। इस पाठ में बताया गया है कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहता है कि लेखक कि भले ही संचार के साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की अपनी अलग निराली दुनिया है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का अपना ही अलग एक महत्व होता है। चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है और ना होगा। चिट्ठियों को पढ़ने में अलग आनंद आता है हम लोगों को। हमने इसको आधा पढ़ लिया है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, मेरे साथ साथ पढ़ना बेटा, ताकि आपको पता चले। मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी, आपको खुद को करने होंगे, इसलिए सुन लीजिए आप। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा था या लिखाया हो। पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। पहले बहुत ज़्यादा था बेटा, अब तो फिर भी हम एसएमएस कर सकते हैं मोबाइल से, लेकिन पहले लेटर यानी चिट्ठियाँ ही एक दूसरे को भेजी जाती थी, और वो भी हफ्तों भर में आती थी। लेकिन एक इंतज़ार करते थे कि कब बुआ का, नानी का, मामा का लेटर आए या चिट्ठी आए, हम पढ़ें और वापस उसका जवाब भी दें। हम लिखते थे कि हम सब यहाँ पर ठीक हैं, आप कैसे हैं, आपने बताना, वो मतलब बहुत कुछ लिखते थे, अपनी हर दिल की बात उसमें लेटर में लिख सकते थे। लेकिन जब हम मोबाइल पे एसएमएस वगैरह करते उसमें कुछ नहीं लिख पाते। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। अभी भी सैनिकों के घर से लेटर जाते हैं और सैनिक लेटर भेजते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। यानी एक दो दिन में आ जाते हैं, पहले हफ्तों महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, तो हमें बहुत जल्दी लेटर मिल जाते हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, यानी साधनों जिसमें आना जाना होता है लेटर के लिए बसें, ट्रेन वगैरह जो भी आती जाती है, अब बहुत था। पहले कम थे, रोडवेज वगैरह ट्रेनें वगैरह कम चलती थी, अब बहुत इसका संचार होने लग गया है, तो ये लेटर जल्दी जल्दी हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, यानी लेटर ही था, चिट्ठी थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। ये तो आपको भी पता है, हम एसएमएस मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। लेकिन पत्र जब भी आते हैं उसको आराम से अपने घर में अलमारी के अंदर संजो कर रख सकते हैं, ध्यान से रख सकते हैं। लेकिन एसएमएस आता है उसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि महान हस्तियों द्वारा लिखे सबसे यादगार धरोहर कौन सी है? तो क्या है? पत्र।
भारत में इसी श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। किस नाम से आते थे महात्मा गांधी को पत्र? महात्मा गांधी इंडिया। और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते। एड्रेस फुल नहीं था, खाली इतना ही था कि महात्मा गांधी इंडिया। अब वो इंडिया में कहाँ पे भी है वह उनको पत्र मिल जाता था। आज़ादी के आंदोलन की इस नई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी वक्त वे उसका जवाब भी लिख देते थे, यानी हैंड टू हैंड। जिसका भी पत्र मिला हाथों हाथ उसका जवाब दे देते थे। कौन? महात्मा गांधी अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। मतलब हर पत्र का जवाब खुद ही लिखते थे। ऐसे नहीं किसी असिस्टेंट को या किसी और को बोल दे आप जवाब दे दो, नहीं, गांधी जी खुद ही जवाब लिखते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ये हाथ लिखने में था लेकिन ये दर्द करता तो इस हाथ से भी लिखना शुरू कर देते थे। महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है, यादगार के रूप में उन्हें फ्रेम बना के। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। पंत सुमित्रानंदन पंत के 200 पत्र किसको? हरिवंश राय बच्चन के नाम और निराला के पत्र उनको लिखियो है कहा। और तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 और 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसको भी अंडरलाइन कर लो यहाँ से यहाँ तक, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। असली विकास कब हुआ? आज़ादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की थी। सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी थी? डाक विभाग की। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन? पत्र। चिट्ठियाँ लोगों को जोड़ने का काम करती है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य
सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात के लोग गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाक या देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। अब ये भी आ सकता है कि देवदूत को किसे कहा गया है। मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला देवदूत कौन है? तो डाकिया है ना, या डाकिया को क्या कहा गया है? देवदूत कहा गया है। इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। अगर नहीं आए तो आप मैसेज कर देना ताकि हम आपको वापस ये इसके प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।